नमस्ते बच्चों। आज हम पिछले व्याख्यान से आगे चलेंगे। पिछले व्याख्यान में समिति के 10 सुझावों पर हमने चर्चा की थी। आज उससे आगे के सुझावों पे हम चर्चा करेंगे। आज का पहला सुझाव का बिंदु है कि जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से किसी वर्ण का आगम हो तो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। अब ये पंचमाक्षर क्या है? ये आपको वर्णमाला के पढ़ाने के समय मैंने बताया था कि क से लेकर पै वर्ग तक 5 वर्ग पूर्ण वर्ग है और क वर्ग का पंचम अक्षर है ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण और त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो ये इस बिंदु में उसी पंचमाक्षर के विषय में कहा गया है कि जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो वह अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाए। जैसे एक उदाहरण दें, गंगा, तो यहाँ पर पंचमाक्षर है ङ हलंत वाला आधा। ये पंचमाक्षर केवल मैं और न को छोड़ के या मध्य में तो ये अक्सर आधे ही आते हैं। तो जहाँ पर भी आधा पंचमाक्षर आए और उस पंचमाक्षर के बाद में उसी वर्ग का या शेष 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वहाँ उसका प्रयोग पंचम अक्षर को के रूप में करने के बजाय अनुस्वार के रूप में कर देना जाना चाहिए। वो समझ में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में गंगा, गंगा में पंचम अक्षर है ङ आधा। नियम के अनुसार शेष 4 वर्णों में से, तो शेष 4 वर्णों में से फिर ग आया, तो ग आने से इस नियम बन गया कि अब ये आधा वर्ण नहीं लिखा जाएगा और इसके स्थान पे अनुस्वार ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया गंगा अनुस्वार वाला। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये पंचम वर्ण है क वर्ग का ङ। अब अंत ए के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और तय वर्ग है, तो तय वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पे आधा न। लेकिन आधा न लिख के हम क्या लिखेंगे? अनुस्वार ही लिखेंगे। ये सब जगह लिखा जाएगा। और जब उन वर्णों में से उसी वर्ग के 4 वर्णों में से कोई इतर वर्ग का वर्ण आए तब क्या करें? तब भाई वो हम उस वर्ण को पूरा लिखेंगे और हलंत वाला है तो हलंत वाला लिखेंगे और पूर्ण व्यंजन के रूप में है तो पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखेंगे। जिसे वांग में ङ यहाँ क वर्ग का है और मैं आया है जो उस क वर्ग का वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर ङ हलंत वाला पूरा ही लिखा जाएगा। सन्मार्ग, तो यहाँ पर सन्मार्ग में न आधा लिखा जाएगा। अन्य में न आधा लिखा जाएगा। तो नियम को मैं एक बार और सरल तरीके से बता देता हूँ कि जब पंचम वर्ण के बाद में उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तब तो वो अनुस्वार के रूप में लिखा जा सकता है, और जब किसी इतर वर्ग या कोई अन्य व्यंजन आता है तब वो पंचम अक्षर के रूप में ही लिखा जाएगा हलंत लगाते हुए।
उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखें। अब आता है चंद्र बिंदु, कि जहाँ चंद्र बिंदु के अभाव में भ्रम की गुंजाइश हो, जहाँ चंद्र बिंदु न लगाने से भ्रम की गुंजाइश हो, तब वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग लगा देना। जैसे हंस और हंस दोनों को अलग अलग बताना है तो चंद्र बिंदु लगाना चाहिए एक पे, हंस पे। और चंद्र बिंदु जो शिरोरेखा से ऊपर वाली जो मात्राएं लगती है, वहाँ पर चंद्र बिंदु में चंद्र नहीं लगाते, केवल बिंदी ही लगा देते हैं। अनुस्वार की बिंदी ही वहाँ लगती है, क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं होती है कि चंद्र बिंदु पूरा लिखा जाए। ये चंद्र बिंदु के बारे में बात साफ हो गई। अब हमारी हिंदी में 5 ध्वनियाँ ऐसी है जो अरबी से होते हुए, फारसी से होते हुए हमारे हिंदी में आ गई है। मूल रूप से वो अरबी की ध्वनियाँ हैं, अरबी से फारसी में आई और फारसी से वो हिंदी में भी आ गई। वो 5 ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, ज, फ। मैं इनको अलग तरीके से बोल रहा हूँ। जैसे सामान्य क बोलूँ क, और इनको अलग करने के लिए हमें क्या करते हैं, इनके नीचे एक बिंदी लगाते हैं, क के नीचे, उसको नुक्ता कहते हैं। इसलिए उसका उच्चारण हो जाएगा, सामान्य क का उच्चारण देखो ऐसे होगा क, ख, ख, ग, ग, ज, ज, फ, फ। थोड़ा ज़्यादा हमें जोर देना पड़ेगा, तो ये इनको उच्चारण है। और ज़्यादातर तो लेखन में इन ध्वनियों का हिंदी में समाहार हो चुका है, हिंदी की ध्वनि की तरह ही इनको लिखा जाता है, और इसलिए ज़्यादा इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात शुद्ध की आती है और हमारे से प्रश्न में शुद्ध पूछ लिया जाए कि इस शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, तो हमें अशुद्ध से शुद्ध को अलग करने से के लिए अगर हमें ज़रूरत है उस नुक्ते की, तो वो नुक्ता लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दूँ, एक शब्द है राज। राज हिंदी का शब्द है, उसका मतलब होता है शासन, सरकार। और दूसरा राज, 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 राज की बात, तो इसका अर्थ क्या निकला, रहस्य। तो यहाँ पर जो राज रहस्य वाला है, इस जय के नीचे नुक्ता लगाएंगे, तभी इन दोनों राजों का, राज और राज का अंतर हमें पता चलेगा। तो इसलिए जब शुद्ध और मूल रूप, जैसे मैंने संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में हलंत वाली बात आई थी ना, कि हिंदी में उनका समाहार हो चुका है, बिना हलंत के लिए आजकल प्रयोग में चल रहे हैं, लेकिन जब हमें तत्सम रूप लिखना हो तब हमें हलंत बताना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इस अरबी फारसी की ध्वनियों से बने हुए शब्दों को अगर हम हिंदी के शब्दों से अलग करके उनका अर्थ स्पष्ट करना हो, तब हमें वो नुक्ता लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखें। अगला बिंदु है अंग्रेजी का अर्धविवृत ओ। अंग्रेजी से भी एक ध्वनि आ गई है, उसको शुद्ध रूप में हिंदी में अभी आ के ऊपर चांद लगा देते हैं, कि हिंदी में उसका शुद्ध रूप हमने मानक मान लिया है कि आ के ऊपर चांद, आधा चांद लगा दिया, चंद्र बिंदु नहीं है, आधा चांद। जैसे कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, कॉलगेट, यानी जो अंग्रेजी से प्राप्त शब्द हमने हिंदी में जो स्वीकार कर लिए है, उनका शुद्ध रूप लिखने के लिए हमें ये ओ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओ, देखो मेरा मुंह देखिए, ओ नहीं, आ भी नहीं, आ, ओ, ये दोनों ही नहीं, ओ, क्योंकि मेरा मुंह आधा ही गोल होता है इसमें, अर्धविवृत कहते हैं इसको।
तो अंग्रेजी के सारे शब्द जो जहां पर ये वर्ण काम में आता है वहां पर हम आ की मात्रा और अर्धचंद्र लिखेंगे। अब अगला बिंदु है, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयोग होते हैं, तब तो विसर्ग आवश्यक है। जहां जहां हमें तत्सम रूप पूछा जाए तब तो हमें विसर्ग लगाना ही है, परंतु उसके तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है और उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाए सकता है तो वो चलाया जा सकता है, लेकिन जब उसका शुद्ध रूप पूछे तो हमें विसर्ग बताना ही चाहिए। चले आगे, हिंदी में ऐ और औ का प्रयोग मूल स्वर में भी होता है और संयुक्त स्वर में भी होता है। इनको व्यक्त करने के लिए इनकी मात्राएं हैं। शिरोरेखा से ऊपर 2 मात्राएं किसी भी वर्ण पे लगे तो वो ऐ की मात्राएं हैं, एक पूर्ण विराम और 2 मात्राएं लगे तो वो औ की मात्राएं हैं। लेकिन कभी कभार हम इनको ये की तरह और वह की तरह भी इनका उच्चारण कर लेते हैं, तो ये गलत है। जैसे मैं एक शब्द का उच्चारण करूं, गवैया, कौवा, कौवा, ये गलत है। गवैया, ऐ की मात्रा, गवैया तथा कौआ, कौवा नहीं कौआ, ये इस तरह से इनका उच्चारण होगा। इनको हमें ये और वह के रूप में नहीं बदलना है। ऐ को हम वह के रूप में बदल देते हैं, औ को हम यह के रूप में बदल देते हैं। इसलिए ये हमें इनसे बचना चाहिए। ऐ को ये बना देते हैं, वैया, वैया लिख देते हैं, लेकिन नहीं, वई और कौवा, औवा, ये नहीं, मात्रा पूरी लगेगी, औ की मात्रा। अगला बिंदु है कि संस्कृत में विशेषण या विशेष पद बनाने के लिए कभी वान तो कभी मान प्रत्यय लगते हैं। जैसे कि लिखते हैं ना, बुद्धिमान, दयावान। तो इसमें भी एक विशेष बात ध्यान देने की कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा और बड़ा ऊ तथा एक के उपरांत मान लगेगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और एक ही मात्रा से अगर कोई शब्द आता है, अंत होता है, तो वहां पर मान उपसर्ग लगेगा और शेष के बाद में वान लगेगा। जैसे उदाहरण दो, रथवान या रथमान, नहीं भाई, रथवान। नियम कथा है कि छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा और ए, इनसे अंत होने वाले शब्द के आगे ही मान लगेगा। जैसे बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान होगा। शक्ति, तो शक्तिवान नहीं होगा, शक्तिमान होगा। तो ये भी ध्यान रखते हुए हमें पद बनाने हैं। हिंदी में भी शुद्धिकरण संबंधित कुछ और विशेष दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में भी आज हम जिक्र करेंगे। वो इस प्रकार से हैं। खड़ी पाई वाले वर्णों को अगर हमें कहीं आधा करना हो तो क्या करना चाहिए? हमें उनकी खड़ी पाई हटा देनी जब आधा करना हो। और जैसे बच्चा, तो चेक की खड़ी पाई हटा के हमने दूसरे चे में ही उस चे को मिला दिया है। पथ्य, संध्या, यानी जाओ खड़ी पाई से वाले वर्ण हैं, खड़ी पाई वाले वर्णों को अदा करना है तो हमें खड़ी पाई हटा देनी। ये तो आप जानते भी होंगे, ये सारा तो ये है। अब आता कै और फै। कै और फै ऐसे वर्ण हैं दो जिसमें खड़ी पाई भी लगती है और एक पूंछ जैसी भी बाहर निकलती है। ये दो ही वर्ण है। पहले झंडे में भी लगती थी, पर आजकल झंडे का रूप हमने बदल दिया, दूसरे तरह से लिखने लग गए। तो कै और फै को अगर अर्ध रूप में बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें उस पूंछ को
कम कर देना है, उसका थोड़ा सा नुक्ता मतलब थोड़ी सी हल्की सी उसका पूंछ निकालनी है, बाकी जो नीचे झुकने वाली पूंछ है उसको काट देनी है। जैसे चक्कर, कै पूरा आधा कै में हल्का सा अगले वाले कै में मिला दिया, चक्कर, टक्कर। हाँ, और फ्लाइंग, फ्लाइंग, ये फैसे आधे फैसे शुरू होने वाले शब्द थोड़े कम हैं हिंदी में, लेकिन हमें आधा बनाने के लिए, चाहे बीच में भी आए वो, दफ्तर, दफ्तर, तो द फै आधा, तर, दफ्तर। फिर जिन वर्णों के साथ उक्त दो प्रक्रियाएं संभव नहीं हो, मान लो कि न तो खड़ी पाई हटे और न ही पूंछ कटे, तब क्या करना चाहिए? हमें सीधा सीधा उन पर हलंत लगा देना है शेष बचे हुए पर। जैसे लट्टू, टे, गुड, गड्डी, विद्या, चिहन, ब्रह्मा, यानी जहाँ जहाँ भी खड़ी पाई और पूंछ वाले शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है, वहाँ हमें हलंत लगा देना चाहिए। यानी ये आधा बनाने के तरीके हैं 3। र के बारे में एक दो दिशा निर्देश, र 4 तरह से लिखा जाता है। एक सीधा सीधा र जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, और एक नीचे जो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है उनकी टांग में लगाया जाता है, और उनकी खड़ी पाई के पास एक टांग जैसी और निकल जाती है, जैसे क्रम, इस, और राष्ट्र, और जिनके खड़ी पाई नहीं है वहाँ पर 2 टांग निकल जाती है रे की। तो ये दूसरा रूप है। और ये दोनों रूप जो शिरोरेखा से नीचे हैं वो रे पूरे हैं, ध्यान रहे, वो आधे नहीं हैं, वो पूरे हैं। यहाँ पर आधा क्या है? क्रम, क्रम में आधा है कै, रे आधा नहीं है। राष्ट्र, राष्ट्र में आधा टे है, रे आधा नहीं है, रे पूरा है। तो ये ध्यान रहे। अब एक शिरोरेखा से ऊपर लगता रेफ, उसे रेफ बोलते हैं, रे, वो आधा होता है, वो आधा होता है, आधा रे वो। और जब भी हमें आधा रे लिखना होगा ऊपर चढ़ जाएगा, शिरोरेखा के ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जिस नियम है इसका भी, जिस वर्ण के ऊपर ये लगेगा उससे पहले बोला जाएगा। शिरोरेखा से नीचे वाले को तो ये है कि जिस वर्ण पे ये लगता है उसके बाद में बोला जाता है, और ऊपर लगता है उसके पहले बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अब तक आप लोगों ने 3 पढ़े, चौथा भी पढ़ा है लेकिन उसके बारे में सुना, मतलब आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। क्ष, त्र, ज और श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। कै आधा और स क्ष, तय आधा और र त्र, ज आधा और ज्ञ ज, ये ज है जिसको हम ज्ञ बोलते हैं हिंदी वाले, शुद्ध रूप में ये ज है, ज और आधा और ञ, ये बना है। श्रय में श शरबत का आधा और रह श्रय, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब एक दो बातें और है, उनको पूरी करते हैं कि जब हम कोई शीर्षक लिखते हैं और किसी शीर्षक में उपशीर्षक लिखें, उसके भाग बनाए, अनुभाग बनाए, वर्ग बनाए या उपवर्ग बनाए, तो अंग्रेजी में लिखा जाता है ABCD लिखा जाता है। तो उसके अनुकरण में हमें ए ब स द नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना। हिंदी में हमें क ख ग घ
ऐसे लिखना है, या फिर 1 2 3 4, या फिर रोमन लिपि में हमें लिख देना है 1 के ऊपर बिंदी, वो रोमन में 1, 2 के ऊपर बिंदी, 3 के ऊपर 3 बिंदी, और इसी तरह से आगे आप जानते हो रोमन में लिखना। तो ये लिखा जाना चाहिए, ए बै से लिखना नहीं चाहिए। अगला है संस्कृत के संयुक्ताक्षर वाले शब्द अपनी पुरातन शैली में भी लिखे जा सकते हैं और नई शैली में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे चिन्ह, ये अधिकतर लोग इसको चिहन लिखते हैं, है आधा रखते हैं या न आधा पहले लगा देते हैं। न आधा है में पहले चिन्ह न है ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। चिन्ह में है आधा है, हलंत लगा सकते हो उसके, और न पूरा है, या है कि नीचे वाली पूंछ में हम न लगा सकते हैं। अर्ध, ब्रह्म, बुद्धि, ये सारे के सारे हम शुद्ध रूप में भी लिख सकते हैं। तो आज हमने हिंदी के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की, और इस चर्चा के बाद हमें लगा कि शुद्ध लिखने की कुछ मानक प्रक्रियाएं और मानक नियम हैं, और उन मानक नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर हम शब्दों की शब्द शुद्धि वाले प्रश्नों के जवाब लिखेंगे तो हम सही लिख सकते हैं। अभी कुछ संदर्भ और भी है जो हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे, क्योंकि व्याख्यान बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के व्याख्यान हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे।